वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगले दर्शक ने भी हमें कॉल किया है, प्रवीण हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग प्रवीण, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी नमस्कार मैम, परवीन कामरा बोल रहा हूँ मैम, भिवानी हरियाणा से। जी बताइए। 20 दिन पहले भी क्वेश्चन किया था मैम जी। रिलायंस पावर है मेरे पास, 48 में ले रखे हैं मैम। 5 से 10 साल का मेरा टारगेट था, 150 रुपए इंटरनल टारगेट था मेरा। और तभी मुझे इसी चैनल पे आज से 20 दिन पहले बताया गया था 10 साल तो नहीं, आप केवल 2 साल के ही निवेश कीजिएगा, आपको 80 रुपए के टारगेट जरूर मिलेंगे। ठीक है। जबकि ये शेयर मैम अभी 40 रुपए 90 पैसे आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा है मैम, क्या और ऐड कर सकता हूँ? 2 साल का नजरिया अगर आपको बताया गया है तो इतनी जल्दी आपको परेशान होने की पहले तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम जरूर आपको एक्सपर्ट से राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या कहेंगे आप? 48 के लेवल्स पर रिलायंस पावर पर निवेश किया है और अभी 40.90 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 2 साल का नजरिया है, क्या करना चाहिए? देखिए, रिलायंस पावर कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में रहा है, फिलहाल भी ये काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में है। मुझे लगता है 38 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर 38 के नीचे जाता है तो स्टॉक और मंदा हो जाएगा और नीचे में 30 रुपए तक के भी लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो 48 रुपए पे इनकी खरीद है, तो 38 रुपए के स्टॉप लॉस साथ फिलहाल बने रहें, एवरेजिंग बिल्कुल ना करें, और 38 के नीचे जाता है तो एक बार लॉस बुक करना ही ठीक रहेगा। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन एवरेज करने की सलाह नहीं है रिलायंस पावर में। हमारे साथ अब मयूर हैं कोलकाता से फोन लाइन पर। मयूर, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? नमस्ते जी, मैंने 398 पे ये एडवांस एंजाइम लिया हुआ है। ठीक है। मेरा लंबी अवधि का नजरिया है, मुझे क्या करना चाहिए? गौरांग, एडवांस्ड एंजाइम्स अगर आप ट्रैक करते हैं तो क्या राय होगी? 390 का इनका परचेजिंग प्राइस है, अभी 366 पर ट्रेड कर रहा है, नुकसान है थोड़ा सा इनको। बेहतरीन कंपनी है। लिस्टिंग के बाद मेरे ख्याल से जिस तरीके का रिटर्न इस कंपनी ने दिया है, काबिले तारीफ बिल्कुल है दीपाली। और इनके जो एंजाइम्स हैं आने वाले समय में करीबन 4 या 5 नए लॉन्चेस होंगे और ज़्यादातर इनका फोकस रहेगा स्थानीय मार्केट तो रहेगा ही, ओवरसीज़ मार्केट में भी इनकी एक रणनीति है आगे जा कर के लॉन्च करने की। स्टॉक हाल ही में मेरे ख्याल से एक कॉरपोरेट डेवलपमेंट हुई थी, स्प्लिट हुआ, मेरे ख्याल से 2 रुपये का शेयर है अब फेस वैल्यू। निश्चिंत रहें, लंबी अवधि का नज़रिया है तो बने रहे, और किसी भी बुरे दिन में अगर ये स्टॉक आपको 325 350 के नीचे जाता हुआ नज़र आता है तो नया निवेश भी करें, और ऊपर के स्तर पर अगर निवेश है तो और भी जोड़ सकते हैं आप। चलिए ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप अपना सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अगले दर्शक से भी बातचीत कर लेते हैं। साजिद जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, कोल्हापुर से इन्होंने कॉल किया है। गुड मॉर्निंग साजिद, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा पीटीसी इंडिया पर सवाल था। मैंने पीटीसी इंडिया के 200 शेयर 101 के भाव पर लिए थे। ठीक है, अभी तो थोड़ा डाउन है। दैट्स ट्रू, 93 का लेवल अभी आपको देखा जा रहा है, तो कितना और समय देंगे? नहीं, मैं और लेना चाहता हूँ तो लूँ, उसमें कुछ ऐड करूँ या वेट होल्ड करूँ या एग्जिट? श्योर, फर्दर एवरेज करने की भी इच्छा रखते हैं, आपको राय दिलवा देते हैं। विवेक, क्या कहेंगे? चार्ट्स आपको क्या बता रहे हैं? 101 की परचेजिंग है पीटीसी इंडिया में, 93 का करंट लेवल देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है इन स्तरों पर फर्दर एवरेजिंग करनी चाहिए अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो? देखिए, अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो पीटीसी लॉन्ग टर्म चार्ट्स में काफी बुलिश है। इसने 6 साल के सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न से 88 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था। मुझे लगता है ऊपर में 130 से लेकर 135 तक के भी लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। इनको अगर एवरेजिंग करनी तो थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलता है, और 85 से लेकर 84 की रेंज एवरेजिंग करने के लिए अच्छी है, क्योंकि मुझे लगता है उस रेंज में अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा और वहां से बाउंस बैक होगा। फिलहाल एवरेजिंग ना करें और अपनी पोजिशन को 130 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। होल्ड करने की सलाह है पीटीसी इंडिया। अगले कॉलर प्रवीण है हमारे साथ फोन लाइन पर हैदराबाद से। प्रवीण नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? या इंडियन ओवरसीज बैंक के मेरे पास 15,000 शेयर्स है, 31 रुपीज पे दिया है मैंने। ठीक है। और सिंटेक्स का भी 27 रुपीज 50 पैसा पे एक 10,000 शेयर्स है। सिंटेक्स में बाइंग प्राइस क्या है? 2750। ठीक है, 2750। ठीक है। आपने ये डीमर्जर के पहले लिया था क्या? ये सिंटेक्स के आज दिया था मैंने जी। ठीक है, 27 का प्राइस है, तो ये डीमर्जर के बाद का ही प्राइस होगा डेफिनेटली।
गौरांग, एक तो सिंटेक्स पर व्यू चाहिए। इन्होंने आज खरीदा ये शेयर 27.5 रुपये पर, अभी 1 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। और इंडियन ओवरसीज बैंक, यहाँ भी इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़े से लॉसेस पर है। अब इनफैक्ट इंडियन ओवरसीज बैंक की बात हुई है तो मैं एक और सवाल आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि जितने भी ये छोटे सरकारी बैंक हैं जिनके एनपीए 16 से 22% की रेंज में है, जैसे आईडीबीआई बैंक हुआ, इंडियन ओवरसीज बैंक भी इसी कैटेगरी में आता है, सेंट्रल बैंक हुआ, इन बैंकों के इन्वेस्टर्स को भी करना क्या चाहिए? ये जो अभी सरकारी बैंकों के मर्जर की बात हो रही है, क्या ये प्रपोज मर्जर अगर होते भी हैं, खराब एसेट क्वालिटी वाले बैंकों को दूसरे बैंकों से मर्ज होते भी हैं, तो क्या ये बेनिफिट करेंगे इन बैंकों को? होल्ड रखने चाहिए ये स्टॉक्स अभी भी? दीपाली, पहले तो ये पूरी प्रक्रिया है जो है मर्जर की, कमज़ोर बैंक सरकारी की, मजबूत बैंक सरकारी बैंक के साथ, ये थोड़ा समय लगेगा, इतनी जल्द नहीं होगा। दूसरी बात, जो भी बैंक के एनपीए इतने ख़राब है, मेरे ख्याल से उनके मैनेजमेंट को कटघरे में खड़ा रखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से साल दर साल अगर आप देखें तो बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस लेकर के आए और मैनेजमेंट के तरफ से कोई ऐसे ठोस कदम नहीं उठे हैं कि एक रणनीति बना करके इनको कम करने की कोशिश करे, एक सकारात्मक सा नतीजे लेकर के आए। तो ये परिस्थिति है। आईओबी के ऊपर विशेष रूप में अगर आप देखने जाए तो नतीजों के आधार पर मुझे कोई ऐसा उत्साह नज़र नहीं आता, और ये जो ट्रिगर की आप बात करें उसको समय लगेगा कंसोलिडेशन की। मेरे मायने में बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और आंध्रा बैंक, ये सरकारी बैंकों में से बेहतर विकल्प है, तो अगर आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं। श्योर, ठीक है, आपको विकल्प बताए गए हैं। सिंटेक्स का जहाँ तक सवाल है, मेरे ख्याल से एक बहुत ही बेहतरीन। जी कंटिन्यू गौरांग। आई एम सॉरी, कंटिन्यू गौरांग। तो जहाँ तक रहा सिंटेक्स का सवाल, तो ऑलरेडी एक रनअप देख चुके हैं, जो विभाजन होना था वो हो चुका है। अब यहाँ से ट्रिगर आना मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है, तो मैंने डिश टीवी और अशोक लेलैंड सुझाए हैं, वहाँ पर निवेश करें तो शायद आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्लेरस लाइफ साइंसेस को। इसमें एक एक्सपर्ट आया है और एक ये सडन स्पाइक के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर ही ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है 7% की बढ़त के साथ। अभी खबर आई है कि हाल ही में जो जांच हुई थी कंपनी के यूनिट की, इंजेक्टेबल यूनिट की जांच हुई थी, वो पूरी हुई है और कोई भी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर यूएसएफडी ने जारी नहीं किए, यानी जांच में किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और इसीलिए ये रिएक्शन आया भी और ये रिएक्शन बनता भी है, क्योंकि पिछले 2 साल में स्पेशली यूएसएफडीए और फॉर्म 483, ये 2 ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने सेंटिमेंट्स या फिर कहें सेहत फार्मा शेयरों की काफ़ी ख़राब की है। और अगर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं मिलती है यूएसएफडीए को किसी भी यूनिट की जांच को लेकर, तो रिएक्शन इसी तरह का आता है। 9% ऊपर अभी स्टॉक 354 के लेवल्स पर आ चुका है।